नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज खेल के मैदान में वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में हो रहा है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और सियासत का सेमीफाइनल आज राजस्थान में दिखाई दिया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला है, जबरदस्त टक्कर है और सियासत के सेमीफाइनल में भी मुकाबला कांटे का है, जबरदस्त टक्कर है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता आज फ्रंट फुट पर खेले। राजस्थान में आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बड़े बड़े वादे किए और इसके बाद बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं की फौज मैदान में उतार दी। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी जैसे तमाम बड़े बड़े नेताओं ने आज राजस्थान में चुनावी रैलियां की। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने। आज इंडिया टीवी का चुनाव मंच भी जयपुर में सजा है। कांग्रेस और बीजेपी के सभी बड़े नेता चुनावी मंच पर पहुंचे। राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके सचिन पायलट ने आज पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। सचिन पायलट ने साफ साफ कहा, उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए साथ साथ चल रहे हैं। सचिन पायलट ने कई राज खोले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने जेपी नड्डा को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष कहा और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर कैसे हमले किए, ये सारी बातें आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो से, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कह रही है। बीजेपी ने राजस्थान की जनता से कई वादे किए और सबसे बड़ा वादा है, सबसे आकर्षक वादा है 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का। बीजेपी ने राजस्थान में खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस किया। हर जिले में महिला थाना खोलने, एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करने, लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने, जिसमें बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपए के बजाय 8,000 रुपए देने जैसे वादे किए गए। बीजेपी ने प्रॉमिस किया, अगर राजस्थान में उसकी सरकार बनती है तो 5 साल में कम से कम 2.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के वादे मोदी की गारंटी हैं और मोदी की गारंटी का मतलब है पत्थर की लकीर। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस के राज में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी, जनता का पैसा लूटने वालों को उनकी की सजा दी जाएगी। नड्डा ने कहा, कांग्रेस के राज में गांव, गरीब, किसान और महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार में हिंदुओं पर जुल्म हुए हैं, किसानों के साथ धोखा हुआ है और महिलाओं की इज्जत तार तार हुई है। इसलिए अब इस सरकार की विदाई का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। भ्रष्टाचार, बहनों बेटों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। किसानों की बात करें तो कर्ज माफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। उसी तरीके से पेपर लीक्स में REET रीट का पेपर लीक ये जग जाहिर है और लगभग हर साल 3 पेपर लीक एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की धरती पर देखा। जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान जाना जाता था, जो राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था, आज वहां ऐसी आवाजें उठ रही हैं। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक करारा था।
बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने का मौका था। कांग्रेस ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा करार दिया, जनता के साथ ठगी का दस्तावेज बताया। अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी अगर वाकई में सिलेंडर सस्ता करना चाहती है तो उसे मैनिफेस्टो में वादा करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आदेश जारी करे, पूरे देश में सिलेंडर सस्ता कर दे। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान के लोग जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनावी वादे कर रही है, उसे करना कुछ नहीं है। क्यों नाटक, बीजेपी क्यों नाटक कर रही है, घोषणा क्यों कर रही है? केंद्र की सरकार बीजेपी के पास है, 450 रुपए का सिलेंडर रेट घोषित कर दे, कल से दे दे। नाटक नहीं करे बीजेपी। बीजेपी तो देती है सिलेंडर की रेट बीजेपी तय करती है, पेट्रोल डीजल की रेट बीजेपी तय करती है, तो हो जाए, उसमें कहाँ दिक्कत है? बीजेपी नाटक नहीं करे, नाटक जनता समझती है। घोषणा क्यों कर रही है बीजेपी? रेट लागू कर देना, बीजेपी के बाद तो केंद्र की सरकार है, कर दे सिलेंडर। बीजेपी को संकल्प पत्र में कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं। बीजेपी को पूरे देश का खजाना उसके पास है, उनको तुरंत आज ही आदेश जारी कर देना चाहिए। बीजेपी नाटक कर रही है, नाटक इस देश में नहीं चलता। बीजेपी को अभी अधिकार है, बीजेपी के ऊपर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, क्योंकि बीजेपी सब कुछ कर, केंद्र सरकार पर लागू नहीं, हमारे ऊपर लागू है चुनाव आचार संहिता। बीजेपी घोषणा नहीं करे, आदेश जारी करे। इसके बाद गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कमेंट करते हुए कहा कि बीजेपी ने पेपर लीक की जांच के लिए जिस एसआईटी को बनाने का वादा मैनिफेस्टो में किया है, उसी एसआईटी से अपने करप्शन की भी जांच करवा ले। मेवाणी ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र जारी किया है। मैं एसआईटी का स्वागत करता हूं और एसआईटी को पहला काम यह करना चाहिए कि पीएम केयर फंड के पैसों का क्या हुआ। मोदी जी का मुंह देखकर सारे लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा जमा किया था पीएम केयर फंड के, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी पहली जांच इसी एसआईटी से करवानी चाहिए जिसकी बात नड्डा साहब कर रहे हैं। भाजपा ने अपना झूठ पत्र पेश किया है, जुमलेबाज आए हैं, जुमला पत्र लेकर आए हैं और उनके जुमले में किसी को भी यकीन नहीं। अब मुल्क की जनता, राजस्थान के किसान समझ चुके हैं मोदी जी है तो मुमकिन है कि कॉर्पोरेट हाउसेस का टैक्स माफ हो, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। और यहां पर क्या प्रॉमिस दिया जेपी नड्डा साहब ने? 2-3 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यार ये कोई प्रॉमिस है? 3 लाख लोगों को प्रॉमिस तो राजस्थान की सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। 1 करोड़ लोगों का बिजली माफ कर चुकी है। 25 लाख की चिरंजीवी योजना का बेनिफिट घर घर पहुंचाए, भाजपा के कार्यकर्ता भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये जुमला पत्र पे किसी को यकीन नहीं। आप जीडीपी की बात कर रहे थे, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, आप विदेशी काला धन लाने की बात कर रहे थे, आप अच्छे दिन की बात कर रहे थे, 15 लाख की बात कर रहे थे। एक भी प्रॉमिस पे भाजपा मोदी खरे उतरे नहीं। ये राजस्थान और पूरा मुल्क पहचान चुका है। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद रैलियों का दौर शुरू हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कैंपेन के लिए मांग होती है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी उनके इलाके में कम से कम एक बार आ जाएं। इसीलिए आज योगी की कोटा, अजमेर और बूंदी 3 जिलों में 5 रैलियां हुई। योगी आदित्यनाथ ने गहलोत सरकार में करप्शन का इशू उठाया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की बात की, कांग्रेस पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की बात की और तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया। बूंदी की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र किया। कहा मासूम बेगुनाह कन्हैया लाल का सरेआम गला काट दिया गया, लेकिन अपीजमेंट को अपना मजहब मानने वाली कांग्रेस हत्यारों को सजा दिलाना तो दूर, कन्हैया के परिवार को मुआवजा देने में भी पीछे रह गई। योगी ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति नहीं होती तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया और 2 मुस्लिम
मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। इसके बाद योगी अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने माफिया राज की बात की, यूपी के बुलडोजर की याद दिलाई। योगी ने कहा, आज राजस्थान में माफिया बेखौफ है। कभी यूपी में भी गुंडे माफिया सीना चौड़ा करके घूमते थे, लेकिन अब यूपी में बाबा का बुलडोजर घूम रहा है और गुंडे माफिया या तो ऊपर चले गए या फिर जेल में है। बुलडोजर ने माफियाओं की गर्मी शांत कर दी है। योगी ने कहा, राजस्थान को भी अब बुलडोजर की जरूरत है। जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है, और राजस्थान में तो और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। इसके बाद योगी कोटा पहुंचे। यहां उन्होंने त्योहारों के जुलूसों पर हुई पत्थरबाजी की घटनाओं का जिक्र किया। इसके बाद योगी ने राम मंदिर की बात की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आस्था का मजाक बनाया। बीजेपी के लोग अब जब राम मंदिर की बात करते थे तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज कांग्रेस को जवाब मिल गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और वो कोटा के लोगों को अयोध्या आने का न्योता देने आए हैं। कांग्रेस हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे? 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर यही बनाएंगे। फिर कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या ये संभव हो पाएगा। और भाइयों बहनों, आज आप में से किसी को संदेह है क्या कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? अयोध्या जाने की इच्छा है क्या? कितने लोगों की इच्छा है? तो सरकार राजस्थान आना चाहता है। जेपी नड्डा ने भी आज राजस्थान के इलेक्शन में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आज भगवान राम याद आने लगे हैं। कई कांग्रेसी खुद को राम भक्त बताने लगे हैं, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं भूले कि इसी कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। आजकल हमारे बहुत से कांग्रेसी नेताओं को राम याद आने लगे, राम याद आने लगे। वैसे ये कई कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट में लिख करके दिया था, एफिडेविट में, कि राम वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है,
इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और आजकल राम का नाम लेकर के चले हैं। कई लोग जनेऊ बोलते हैं मैं जनेऊधारी हूं, ये इनको पता नहीं कि जनेऊ इधर से पहनी जाती है या इधर से पहनी जाती है, ऐसे जनेऊधारी हो गए। और ये नए नए राम भक्त हुए हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि राम का वनवास 14 वर्ष के लिए था या 13 वर्ष के लिए था। ऐसे लोग आजकल भगवान का नाम लेने लगे और हमारी हेठी किया करते थे, हमारा मजाक उड़ाया करते थे। कहते थे हम मंदिर वहीं बताएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। अब मैं उनको बोलता हूं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 जून को आप 22 जनवरी को आप भी आएंगे, ये आपको याद रखना चाहिए। आज केंद्र सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी भी राजस्थान में थे। गडकरी ने जयपुर में कैंपेन किया, 2 रैलियां की। गडकरी की पहली रैली जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुई। यहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन गडकरी ने यहां परिवारवाद की बात की, कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क है। बीजेपी में उनके जैसा पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए एक परिवार में पैदा होना जरूरी है। गडकरी ने कहा कि पोलिंग बूथ पर जाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस एक परिवार के कल्याण के लिए सत्ता पाना चाहती है और बीजेपी का लक्ष्य सत्ता के जरिए गरीबों का कल्याण करना है। हमारी पार्टी ये मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता, मुख्यमंत्री और मंत्री के पेट से मंत्री नहीं होते। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो चूना लगाने का, काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मैंने अपना बायोडाटा कभी नहीं छापा, किसी के गले में हार नहीं डाला, कटआउट तो मैं खुद का भी नहीं लगाता और किसी का भी नहीं लगाया। फिर भी मैं दिल्ली आकर पार्टी का अध्यक्ष बना। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये पिता पुत्र और मां बेटों की और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये इस पार्टी की विशेषता है। और पार्टी का जन्म किसी को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ है। केवल राज बदलना ये हमारा मकसद नहीं है। हमें इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को, देश को दूर करना है, यही हमारा मकसद है। इसके बाद नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के काम गिनाए, उनकी मिनिस्ट्री ने जो हाईवेज बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, उनका जिक्र किया। गडकरी ने कहा कि देश में कितने हाईवेज बने हैं, कैसे बने हैं, किस क्वालिटी के हैं, ये लोगों को पता है। वो इतना जरूर कह सकते हैं कि जल्दी ही जयपुर और दिल्ली के बीच ऐसा रोड बना देंगे कि जयपुर के लोग आइसक्रीम खाने दिल्ली जा सकेंगे। राजवर्धन जी मेरे पास आए, दिल्ली जयपुर रोड इतना खराब था, इतने कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, इतनी तकलीफ होती थी, वो किशनगढ़ तक का रोड हर जगह प्रॉब्लम था। सब सुधारते सुधारते अभी 6 महीने पहले मैंने 1300 करोड़ उनके कहने पर मंजूर करके दिए, सब उड्डान पुल बन रहे हैं। हमारे यहां मेरठ हाईवे बना, मैं लोगों को बता रहा था कि 45 मिनट में होगा, तो पत्रकार हंसने लगे क्योंकि 4.5 घंटे लगते थे। अब दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हो गया। लोग मुझे बता रहे थे कि हम आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। मैं और आपको जयपुर वालों को आइसक्रीम खाने के लिए दिल्ली लेके जाऊंगा और दिल्ली वालों को कचौरी खाने के लिए जयपुर लेके आऊंगा। चूंकि नितिन गडकरी ने आज कांग्रेस में परिवारवाद का जिक्र किया, कांग्रेस को मां बेटी की पार्टी कहा, इसलिए अशोक गहलोत ने उसका जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो गांधी परिवार को टारगेट करते हैं, जबकि गांधी परिवार को सत्ता का कोई लालच नहीं है। पिछले 30 साल में इस परिवार से कोई भी
प्रधानमंत्री नहीं बना। गांधी परिवार की बात करेंगे, इनको पूरे गांधी परिवार का 30 साल से कोई आदमी ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मनमोहन सिंह ने बना दिया। इस परिवार का कोई आदमी कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना। 30 साल से बिना पद के ये परिवार रह रहा है देश के अंदर, खाली कांग्रेस पार्टी को संभाल रहा है, उसकी नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। उससे इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरी समझ के परे है। उनको टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट हमें करें, हम फील्ड में काम करते हैं, वो नहीं करेंगे। गांधी परिवार इतना डर क्यों सताता उनको इस परिवार से? इसका मतलब इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, पार्टी के अंदर। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के पूरे देश के अंदर हर गांव में गांधी परिवार जानते हैं, उनकी पहचान है, उनका त्याग बलिदान है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, राजीव गांधी शहीद हो गए और देश को एक अखंड रखा, इतनी कोई तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत ने गांधी नेहरू परिवार का बचाव तो किया, लेकिन रैलियों में कांग्रेस की तरफ से आज मोर्चा संभाला हुआ था राहुल गांधी ने। कांग्रेस पार्टी की सारी ताकत लगी थी उनकी रैलियों को सफल बनाने में। राहुल ने आज चुरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में 3 रैलियां की, लेकिन राहुल ने राजस्थान में भी वही बातें कही जो उन्होंने मध्य प्रदेश में कही थी, जो छत्तीसगढ़ में कही थी और तेलंगाना में कही थी। कांग्रेस के नेता थोड़े हैरान थे। राहुल गांधी ने राजस्थान की सियासत पर ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि राहुल की सुई हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी पर अटकी रही। उन्होंने नोटबंदी की बात की, कोरोना के काल की बात की। राहुल ने कहा जब लोग मर रहे थे तब मोदी थाली और ताली बजवा रहे थे, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार लोगों को बचाने में जुटी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है हां भाई नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना। याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। हनुमानगढ़ की रैली में भी राहुल के निशाने पर मोदी रहे। राहुल ने कहा कि मोदी ने 2014 में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुल 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। राहुल ने कहा कि मोदी तो गरीबों के पैसे से हवाई जहाज में घूमते हैं, अडानी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन गरीबों से मिलने का, गरीबों के बारे में सोचने का मोदी के पास वक्त नहीं है। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं को की शक्ति को नष्ट कर दिया है। अगर हमने हिंदुस्तान के युवाओं को काम में लगा दिया तो मेड इन चाइना इस दुनिया में दिखेगा ही नहीं, मेड इन इंडिया दिखाई देगा। अब नरेंद्र मोदी करते क्या है? 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में, 12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। आपने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी को किसी किसान के साथ देखा है? किसी मजदूर के साथ देखा है?
नहीं दिखेंगे भाई और बहनों। वो आपको हवाई जहाज में अमेरिका जाते हुए दिखेंगे, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति से गले मिलते हुए दिखेंगे, अदानी जी के साथ फोटो में ऐसे दिखेंगे, मगर गरीब किसान के साथ, मजदूर के साथ, बेरोजगार युवा के साथ नहीं दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को मूर्ख समझते हैं। राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करें अडानी को नहीं भूलते, हमेशा जिक्र करते हैं, मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो राहुल गांधी को जवाब दिया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। जब अमेठी के लोगों ने राहुल पर भरोसा नहीं किया, जब राहुल 20 साल में अमेठी का विकास नहीं कर पाए, तो राजस्थान की जनता ऐसे नेता की बातों पर कैसे भरोसा करेगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के बयान बहादुर बीजेपी के नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए बीजेपी का सरदार शेर है, शेरों की फौज किसी से नहीं डरती। स्मृति ने कहा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली राजस्थान क्यों नहीं आती? उन्हें राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार क्यों नहीं दिखाई देते? मोदी जब आए, जनधन योजना लाए, उन्होंने कहा कि भारत की तिजोरी से पैसा निकला तो सीधा गरीब के खाते में जाएगा, अब एक एक गरीब बैंक का खाता खोल पाएगा। कहा कि नहीं कहा? राजस्थान में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। जो बैंक किवाड़ बंद कर देता था गरीब के मुंह पर, वो बैंक का बाबू गरीब के घर हाथ जोड़कर कहा कि मोदी ने भेजा भैया, अकाउंट खोल दो। प्रधानमंत्री का आदेश है। कांग्रेस पार्टी तंत्र का इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि दहशत फैले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में। डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। गहलोत साहब से पूछना चाहती हूं, वो कौन नामर्द है तुम्हारी पार्टी में जो किसी बेटी के बलात्कार पर आक्रोशित नहीं होता, किसी महिला को जिंदा जलते देख जिसका खून नहीं खौलता, जो छलावे से अपनी राजनीति चलाते हैं, जो लड़की हैं लड़ सकती हूं का नारा झूठा देते हैं। वो एक गरीब दलित परिवार, आदिवासी परिवार की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। क्या ऐसी पार्टी को अपना वोट दोगे? राजस्थान में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नेताओं के आपसी झगड़े और बागियों के तेवर। आज राहुल गांधी जब जयपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर राहुल को रिसीव करने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मौजूद थे। राहुल से पार्टी की गुटबाजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चलते चलते सिर्फ इतना कहा कि पार्टी में सब ठीक है, सब साथ साथ हैं, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ साफ कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खुद फैसले लेते हैं, उन्हें गांधी परिवार रिमोट से नहीं चलाता। खड़गे आज इंडिया टीवी के इलेक्शन शो चुनाव मंच में सवालों के जवाब दे रहे थे। बीजेपी के रिमोट कंट्रोल वाले आरोप पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सलाह लेते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनके अनुभव का फायदा उन्हें जरूर मिलता है, लेकिन उन पर फैसले थोपे नहीं जाते। इसके बाद खड़गे ने कहा कि उन्हें जो रिमोट कंट्रोल्ड अध्यक्ष कहते हैं वो अपनी गरिमा में झांक कर देखें। उन्होंने कहा सच तो यह है कि जेपी नड्डा का रिमोट मोदी के हाथ में है और पार्टी के सारे फैसले मोदी ही लेते हैं। मेरे 53 साल हो गए मुझे, मैं हर जगह पे थोड़ा कुछ काम किया हूँ। एक स्टेट में जब था मैं 8-9 साल अपोजिशन लीडर था, मैं मिनिस्टर था, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था। हर पहलुओं पे मैं विचार करने की मुझे
थोड़ी सी शक्ति निसर्ग ने दिया, जैसा सबको देता है तो वैसा मुझे भी दिया है। लेकिन जो बात हमारे लीडर से सीखना, बोलना, ये क्या गलती है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी को 25 साल का अनुभव है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जिस व्यक्ति के पास 25 साल का अनुभव है संस्था चलाने का, सरकार बनाने का और कोशिश करके सबको इकट्ठा करने का, अगर उनसे नहीं पूछूं, क्या मोदी जी से जाके पूछूं? और मोदी जी हमेशा मेरे को रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। अब उन्हें बोलने दो नड्डा कैसा चलता है, बोलने दो कौन सा भगवान को चलते हैं, या गुहे में जाके बैठ के या कहीं भी, या कौन किस, उनका हर एक का एक घर का भगवान होता ना, फिर उसकी कसम खा के बोलने दो। नड्डा को फ्री हैंड है, मेरे को तो फ्री हैंड है। नड्डा बना सकते हैं, मैं जैसा बनाता हूं वैसा। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी से बात करते हुए खरगे ने कांग्रेस में परिवारवाद के आरोपों का भी बचाव किया। खरगे ने कहा कि उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी है, कोई भी नेता बन सकता है, और इसके बाद खरगे ने मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी किसी को अपनी कुर्सी के नजदीक भी नहीं आने देते। अब बीजेपी का मतलब मोदी है, मोदी जिसे चाहते हैं उसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, पद देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी के फैसले पर सवाल उठा सके। जो मोदी कहते हैं वही सुनते हैं। उनके पास उल्टा बोलने वाला कौन है? उल्टा मीन्स समझाने वाला कौन है? कोई नहीं। हमारे पास कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, कंपटीशन होता है, किसी का बेटा भी आ सकता है, किसी के बेटे को हम न छोड़ भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं है। और गांधी परिवार क्या 89 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना है? उनके घर में कोई मिनिस्टर बना है? कोई तो चेयरमैन तो बना है। कौन सा गवर्नमेंट का पद गांधी फैमिली को मिला? क्या सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी? सभी लोगों ने तो कहा आप प्राइम मिनिस्टर बनो, लेकिन उन्होंने वो नकारा और उन्होंने कहा देश को ठीक ढंग से चलाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट होना, अर्थशास्त्रज्ञ होना। मैं वैसे अर्थशास्त्रज्ञ को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगी। उन्होंने बनाया। अरे तुम तो हर जगह तुम्हारी लड़ाई, एक जगह चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एक जगह। अब मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री के जगह पे भी दूसरों का नजर है, लेकिन उनको वो काट रहे हैं, उनको आने ही नहीं देते नजदीक, और उनको मिलने, वो खुद भी मिलते भी नहीं दूसरों से, दूर से उनका दर्शन लेना। आज जैसा आपके दूरदर्शन में होता है दूरदर्शन, वैसा उनका दर्शन भी लोग बीजेपी में दूर से दर्शन लेते, नजदीक से नहीं। तो मिलने वाला क्या है? वो बोलेंगे वही होगा। उसीलिए तो वो बार बार कहते हैं मोदी जो बोलेगा वो होगा, और मोदी को देख के वोट दो। उन्होंने आजकल बीजेपी को देख के वोट दो बोल के नहीं बोले, या मेरे आइडियोलॉजी को देख कर वोट दो बोले नहीं, सिर्फ मोदी को देख के वोट दो। तो अब मोदी अपने पार्टी में जो कहता है वो होता है। हमारे पार्टी में 30-35 साल रहा वो अपना आसाम का हेमंत बिस्वा, उसको तुम्हारे पार्टी में तो वो काम नहीं किए थे, कांग्रेस में ही थे, लेकिन आपने एकदम उठा के उनको तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय लक्ष्मी से जो बात की उसके कुछ चुने हुए हिस्से मैंने आपको सुनाए। अब से थोड़ी देर पहले सचिन पायलट भी जयपुर में इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आए। यहां सचिन पायलट ने बड़ी बेबाकी से बात की, अपना दिल खोलकर बात की। पहली बार साफ साफ कहा उनके साथ जो हुआ उसकी टीस उनके दिल में आज भी है और पूरी जिंदगी रहेगी। सचिन पायलट ने कहा कि उनका किसी से निजी झगड़ा नहीं है, लड़ाई सिद्धांतों की है।
कुछ मुद्दों को लेकर असहमति थी, लेकिन कुछ महीने पहले राहुल गांधी और खड़गे ने उनसे कहा कि जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने पार्टी लीडरशिप की बात मान ली। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत ने उन्हें लेकर जो कुछ कहा, जो बातें उनके मुंह से निकली, वो वापस तो नहीं हो सकती। देखिए, मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। सही बात। और मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि जो चीज़ें मैं अपने बारे में नहीं सुन सकता हूं, वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना बड़ा विरोधी हो। और मैंने अपनी राजनीति में अगर किसी का आलोचना की है, किसी का विरोध किया है, तो डट के किया है और लगातार किया है। लेकिन मैंने हमेशा सीमाओं को लांघा नहीं है, और मैंने हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में जो एक डिसेंसी होती है, शब्दावली का प्रयोग होता है, वो बहुत चिन्हित कर किया है। क्योंकि बहुत से लोग टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, नौजवान पीढ़ी है, 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनको हम क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, तो बड़ा केयरफुली करते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बड़ा आसान है, आप कुछ कहें मैं कुछ कहूँ। लेकिन मुझे तो 6-8 महीने पहले खड़गे साहब और राहुल जी ने बोला कि माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो। और आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, देश में एक बेहतर विकल्प हम तैयार कर सकें। और कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हम ही लोगों की है। और दूसरा जो समय निकल गया वापस आने वाला नहीं है। अब तो हमें अगली चुनौती का सामना करना है, पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव जिताना है, ताकि 24 के चुनाव में हमारी इंडिया अलायंस लोकसभा का चुनाव जीत सके। जो किसने क्या कहा नहीं कहा, उस पर हम दोबारा पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसमें कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं तो हमेशा कहा, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं और मेरे संस्कार भी ऐसे हैं, मेरा पारिवारिक जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरे पिता फौज में भी रहे और बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो हम लोगों ने संस्कार ग्रहण किए हैं वो इस प्रकार के हैं कि भाई हम बड़ा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसका आदर करना है। उम्र में जो बड़े होते हैं इस देश में, संस्कृति हमारी ऐसी है हमेशा। और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा मेरे से उम्र में जो बड़ा है उसका मैंने मान सम्मान और हमेशा रिस्पेक्ट दी है, और मैं वो कंटिन्यू करूंगा चाहे कुछ हो जाए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं टेलीविज़न बोल रहा हूँ, ये मेरा एक काम करने का तरीका, मेरे एक वैल्यू सिस्टम और मेरी एक पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द रहती है। आपको लगता है कि आपने 2020 में आपके साथी विधायक मानेसर आए थे, आपका जो भी विषय रहा हो, क्या वो जो आपने कदम उठाया वो बगावत थी, और क्या वो कदम ठीक था? उस टाइम क्या परिस्थितियां थी उसका पूरा संज्ञान आपको होगा नहीं, और मैं इस समय बोलना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई थी उस समय, अगर और कोई विकल्प होता तो निश्चित रूप से मैं तो तलाशता। सचिन पायलट की बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने शब्दों की मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। सचिन ने अपनी बात हमेशा पूरी मजबूती से उठाई, पेपर लीक का मसला उठाया, आंदोलन किया, अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली। जाहिर है अशोक गहलोत नाराज हो गए, उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन गहलोत अनुभवी नेता हैं, चतुर हैं। उन्होंने सचिन पायलट पर इल्जाम चिपका दिया कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी यही लगा, उन्हें बात समझा दी गई। सच्चाई यह थी कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे सचिन पायलट की 5 साल की मेहनत थी। उन्होंने संगठन को खड़ा किया था। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, लेकिन जीत के बाद राहुल ने अशोक गहलोत को कुर्सी सौंप दी। पायलट से कुछ दिन इंतजार करने को कहा गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने को कहा गया, लेकिन उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ। जाहिर है सचिन पायलट नाराज थे, पार्टी छोड़ सकते थे, लेकिन इस बार फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया है। इसलिए सचिन पायलट कड़वा घूंट पीकर रह गए। नोट करने वाली बात है कि सचिन पायलट अभी तक वो बातें नहीं भूले हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो दर्द, वो टीस उनके दिल से कभी नहीं जाएगी। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि सचिन पायलट इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और इस उम्मीद में कर रहे हैं कि मेहनत के फल का नतीजा उन्हें मिलेगा। शायद पार्टी इस बार उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दे, और इस बार नहीं तो अगली बार मौका आ जाए। राजस्थान में तो वोटिंग 25 नवंबर को है,
लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता अपना फैसला कल सुनाएगी। इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन नेता आखिरी वक्त में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महिलाओं के न्योते पर उनके साथ लंच किया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए पाए हैं। शिवराज ने इनसे आशीर्वाद लिया, उनके साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का इंतजाम किया। फिर लाडली बहना स्कीम के जरिए उन्हें आर्थिक तौर पर सबल बनाया। अगर फिर उनकी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश की महिलाओं को लखपति बनाएंगे। जब बहनों के बीच में आता हूं तो भाई और बहन का प्रेम इतना निश्चल है कि थकान अपने आप दूर हो जाती है। और आज बहन के हाथ का भोजन कर रहा हूं, इनका फोन आया कि भैया आ जाओ, तो मैं इनका आ जाता हूं। और गिलकी की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी। आप वैसे भी अमूमन कम खा पाते हैं, कम खाते भी कम है। मैं 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता हूँ। ज्यादा खाने में फिर आलस आता है, इसलिए कम खाता हूँ। कितनी सभाएं हो गई सर, अगर पूछ लूं मैं तो 160 165 तो मालूम है, आंकड़ा तो थोड़ी रिकॉर्ड तो थोड़ी रहा होगा। नहीं, हमने अनथक परिश्रम किया, वो मेरा कर्तव्य भी था। और लगभग 165 सभाएं मैंने। मेरे लिए श्रद्धा है, आस्था है, और मैं ये मानता हूँ कि जब तक बहन और बेटियां आगे नहीं बढ़ेगी तब तक देश और समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। आधी आबादी को पूरा न्याय देना है, इसलिए पहले लाडली लक्ष्मी, फिर 50% रिजर्वेशन, कई योजनाओं के बाद लाडली बहना, और अब अगला उद्देश्य लखपति बहना। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मैं लखपति बनाने में उनके सहयोग से हम सफल होंगे। आज शिवराज सिंह चौहान ने राहुल की बहन प्रियंका को भी जवाब दिया। प्रियंका ने कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहा था, अहंकारी बताया था। आज शिवराज ने कहा कि प्रियंका गांधी से ऐसी अमर्यादित और व्यक्तिगत कमेंट की उम्मीद उन्हें नहीं थी। ये प्रियंका गांधी के अहंकार की पराकाष्ठा है। मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जीवन समर्पित करने वाले माधवराव सिंधिया के लिए इस तरह के कमेंट जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। लेकिन कमलनाथ ने आज कहा कि प्रियंका ने जो देखा, जो महसूस किया, वही कहा, और जो कहा वो सच है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज को एक्टर कहना कौन सी गलत बात है, और सिंधिया ने गद्दारी ही की है तो उन्हें गद्दार नहीं तो क्या कहा जाए। देखिए, जनता गवाह है, किसने छीना है, किसने लूटा है। ये सब जो खर्चा ये कर रहे हैं, ये अपने बीबी की जेबर बेच के कर रहे हैं। सर, एक और बात, लाडली बहना स्कीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि अगर आपकी सरकार आई तो वो स्कीम जो है वो विड्रॉ हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनके कहने से क्या है, हमारे कार्यकाल में जो हमने कहा था करेंगे, हमने करके दिखाया। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली दी 100 रुपए, 100 यूनिट 100 रुपए में। इनको 18 साल बाद चुनाव के कुछ महीनों पहले बहनें लाडली बन गई, उसके पहले बहनें लाडली नहीं थी। तो आप सोचते हैं कि हमारी बहन ये समझती नहीं है कि ये क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी उनकी नस नस जानती है। जो पहले बीजेपी के बारे में कहते थे, शिवराज जी के बारे में कहते थे, मोदी जी के बारे में कहते थे, आज वही चीज़ है वो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। तो कमलनाथ जी की सरकार होगी, कमल नहीं खिलेगा, ऐसी उम्मीद आपको लग रही है? मुझे पूरी उम्मीद मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर है। मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने अपना पूरा फोकस महिला वोटर्स पर रखा, बहनों और बेटियों के लिए योजनाओं की बात की। कमलनाथ का फोकस शिवराज सिंह के 18 साल के राज पर रहा। उन्होंने शिवराज को एक्टर बताया, उनकी बातों को नाटक कहा। कमलनाथ पूरे चुनाव के दौरान किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसने से बचते रहे, लेकिन आखिरी दौर में जब प्रियंका ने सिंधिया को गद्दार कह दिया और शिवराज ने प्रियंका पर डायरेक्ट अटैक किया तो कमलनाथ को बोलना पड़ा। हालांकि कमलनाथ की कोशिश यही रही कि मध्य प्रदेश का चुनाव लोकल इश्यूज पर लड़ा जाए। अब मध्य प्रदेश में कल पोलिंग है, सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है। अब मैं आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में टनल में फंसे 40 मजदूरों के बारे में एक अपडेट दे देता हूं। खबर यह है कि ये मजदूर शुक्रवार तक बाहर आ पाएंगे। सभी मजदूर ठीक ठाक हैं, उनसे लगातार बात हो रही है, उन्हें बराबर खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है।
और ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। आज जनरल वीके सिंह ने कहा, हो सकता है ऑपरेशन कल तक पूरा हो जाए। अगर कोई दिक्कत आई तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का वक्त लगेगा। मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन लगाई गई है। इस मशीन से टनल के भीतर पाइप डाले जा रहे हैं। इन पाइप्स के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अमेरिकन ऑगर मशीन को जमीन के भीतर सीधी खुदाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बहुत पावरफुल होती है। इसकी खासियत यह है कि खुदाई में निकले सारे मलबे को टनल में आगे नहीं जाने देती, उसे क्लियर करके बाहर फेंक देती है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 40 मजदूर रविवार से फंसे हुए हैं। 70 मीटर तक मलबा भरा है। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक्ड है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें टनल से मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अभी तक जिस मशीन से टनल के भीतर पाइप डाले जा रहे थे वो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पहले टनल में जो मलबा 40 से 50 मीटर गिरा था वो बढ़कर 70 मीटर तक फैल गया है। इसलिए अब इस अमेरिकन मशीन को मंगाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ के अफसरों ने थाईलैंड की उस कंपनी से भी बात की है जिसने 2018 में एक गुफा में फंसी बच्चों की फुटबॉल टीम को बाहर निकाला था। नॉर्वे के जियो टेक्नो इंस्टीट्यूट से भी सलाह ली जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे सफल बनाया जाए। मजदूरों को निकालने के लिए 10 मिलीमीटर मोटाई की सीट वाले पाइप मंगाए गए हैं। अगर और मलबा गिरे तो पाइप पर कोई असर ना हो और इन पाइप्स के जरिए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस पर्टिकुलर मशीन जो स्टेट ऑफ आर्ट है, ये अमेरिकन मशीन है और इसका नाम ही अमेरिकन ऑगर है। तो ये हमने एयरलिफ्ट कराई थी दिल्ली से। इसमें 1750 हॉर्स पावर का मशीन है और इसमें ना केवल जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं वो 900 mm का कर रहे हैं। इसकी क्षमता 900 से लेके 1200 mm तक। सिर्फ पाइप नहीं जा रहा है, इसके साथ ऑगर कहते हैं। ऑगर एक ना स्पिंडल शेप की एक डाया होता है जो उसके साथ जाता है और वो घूमता जाता है। वो घूमता जाता है और आगे से काटते हैं और सबसे आगे इस ऑगर के आगे कटर लगा रहता है। तो वो मिट्टी या पत्थर या जैसे किसी सज्जन ने पूछा कि ये पहाड़ भी काटेगा, वो पहाड़ भी काट लेता है। तो ये जो है फेलाइट है, ये तो बड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि जब हमने पहले पाइप लगा के जब किया तो हमने देखा बड़े जल्दी से वो सारा का सारा जो मटेरियल था उसको ऑलमोस्ट सैंड की तरह कन्वर्ट करके बाहर फेंक दे रहा है। वो घूमता जाता है और पीछे फेंकता चला जाता है। कितने करीब पहुंच गए हैं आप और कितनी जल्दी ये उम्मीद है कि अपने लोगों से मुलाकात होगी आपकी? हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द होगी, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बताया 2 पाइप, पहला पाइप अंदर जा चुका है तो 4.5 से 5 मीटर हम सफलता उसमें पा सकें। टनल में जो मजदूर फंसे हैं वो उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी हैं। उनके परिवार वाले वहां पहुंच गए हैं। 5 दिन से डेरा डाले हुए हैं। किसी का भाई टनल में है तो किसी का बेटा। इन सबको हिम्मत बंधाने के लिए अंदर फंसे मजदूरों से वायरलेस के जरिए बात कराई जा रही है। अंदर फंसे लोग भी अपने परिजनों से बात करके थोड़ी हिम्मत पाते हैं। उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि वो ठीक है, उनको खाना पीना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है और वो जल्दी से जल्दी टनल से बाहर आ जाएंगे। अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर से बात हुआ, सब ठीक है। हाँ, घर से बात हुआ, घर वाला भी सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, बोला हूँ कि बातचीत हो रहा है, वो सब ठीक है। वातावरण कैसा है? वातावरण बीच में बात करते रहना। बातचीत हर मिनट में हो रहा है। और वातावरण वहाँ का कैसा है? खाना वाना सब सही मिल रहा है। तो सुबोध कैसा है? और उसका भाई है। बातचीत के बाद भी टनल में फंसे लोगों के परिवार वाले बेसब्र हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इन लोगों की हिम्मत टूट रही है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो टकटकी लगाए टनल में हो रहे मूवमेंट को देखते रहते हैं। इन लोगों ने कहा कि पहले इस टनल में इमरजेंसी एग्जिट के लिए पाइप लगे थे। अगर वो पाइप न हटाए गए होते तो शायद ये मुसीबत ना आती। को जिसके अब जो बच्चे हैं अंदर फंसे हुए हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, परिवार वाले कोई खाना खा सकता है? सब परेशान है, सब रो रहे हैं। बोले उनको लड़का भी हमारे साथ है, वो भी रो रहा है, वो भी उसको जब बोल रहे हैं कि खाना खाता
हम भी जब खाना खाते हैं तो हमारे उसमें भी मुंह में कहाँ जाता है। हम भाई कह रहे भाई है जितने 40 के अंदर हैं जवान हैं वो हमारे हैं। काफी परेशान, कल तो काफी वो था डिमोलाइज होता, हाँ ठीक है। तो हम तो काफी परेशान है, घर वाले पूरे परेशान हो रखे हैं। घर वाले पे फोन कर रहे हैं कि उनके आप लोग इतने दिन दे क्या कर रहे हो। जो ये मशीन 5 मशीन 4-5 प्रोजेक्ट उनके फेल हुए, ये प्रोजेक्ट आज आया तो ये पहले क्यों नहीं आया, ये पहले हो सकता था। और दूसरा इन्होंने जो मैम सुना था पीएम थे, उन्होंने नीचे पाइप लगाए थे, 5-6 पाइप लगाए थे, सेफ्टी पाइप लगाए थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तक ये आर पार नहीं होगी ये पाइप नहीं निकालना है। तो पाइप निकाले इन्होंने, पाइप नहीं निकालते तो हमारे भाई आज हमारे बीच में होता, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने पाइप जो लाइन उनकी है उसके माध्यम से उससे बात किया और इनका जो भी उनसे मेरा बात हुआ तो पहले तो काफी ठीक पॉजिटिव बात कर रहे थे। कल थोड़ा सा उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाओ मैं आ जाऊंगा। हाँ वो उसको मैंने बोला ये तप है, ये जैसे एक तपस्या करता है आदमी, एकांत मिलता है तो उन लोगों को एक सोचने समझने का, जीवन को समझने का एक मौका मिला है। तो बिल्कुल वेल बात कर रहा था, सब लोगों का हौसला अफजाई कर रहा है। कीर्तन भजन जो भी वहाँ पे हो सकता है, एंजॉयमेंट जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन भूख से उससे जो उनको प्रॉब्लम है। अंदर बात हुई थी तो यह कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ, और घर में कहना है कि मेरी चिंता ना करें। उम्मीद तो है, मशीन आ गई तो उम्मीद तो थोड़ी बढ़ रही है। अब ये सही है कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट टेक्नीशियंस को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन जिनके परिवार वहां फंसे हुए हैं उनकी चिंता, उनकी परेशानी जायज़ है, और जो लोग अंदर फंसे हैं उनका डर भी सही है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाए रखा जाए और उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाया जाए कि वो सब जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। बिहार पुलिस ने ऐसा काम किया जिसने पूरी फोर्स का सिर चमचे झुका दिया। मामला बेगूसराय जिले का है। हुआ यह कि बेगूसराय के गांव में कब्रिस्तान के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने पुलिस को खबर दी कि कब्रिस्तान में बड़ी मात्रा में देसी शराब छुपाकर रखी गई है। इस जानकारी पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। शराब से भरे 10 बड़े बड़े डब्बे बरामद कर लिए। क्योंकि पुलिस की गाड़ी कब्रिस्तान से दूर खड़ी थी, इसलिए पुलिस वालों ने वहां मौजूद बच्चों से ही शराब के कंटेनर उठाकर सड़क तक पहुंचाने को कहा। बच्चे शराब के कंटेनर लेकर सड़क तक गए। इसी दौरान किसी ने पुलिस की इस हरकत का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आया तो बेगूसराय जिले के एसपी ने मामले को अलग ट्विस्ट दे दिया। एसपी साहब ने कहा कि गांव के लोग और बच्चे खुद ही शराब के कंटेनर उठाकर चल पड़े थे। पुलिस ने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि जो पुलिस वाले वहां थे उन्होंने तो बच्चों को शराब के कंटेनर उठाने से मना किया था, पर बच्चों ने पुलिस की बात नहीं मानी। इसमें हुआ यह था कि डायल 112 की जो हमारी गाड़ी है उसको सिंघौल थाना एरिया से खबर मिली थी कि वहाँ एक कब्रिस्तान के पास में शराब रखी हुई है और कुछ ग्रामीण उसको वहाँ से लेके जा रहे हैं। तो तुरंत वहाँ पे डायल 112 की टीम पहुँच गई थी और जब टीम वहाँ पहुँची तो उसमें कुछ बच्चे भी थे, कुछ ग्रामीण भी थे और करीब 6 डब्बा जो थे शराब के वहाँ रखे हुए, तो उसको वो लोग उठा करके एक ई रिक्शा में रख रहे थे। तो जैसे ही डायल 112 की गाड़ी वहाँ पहुँची तो उन्होंने पूरा जो स्थिति है अपने सामने देखा और उन्होंने ग्रामीणों को मना भी किया कि पीछे से पुलिस आ रही है, थानाध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन वहाँ चूँकि ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए वो लोगों ने बात नहीं मानी। उसके थोड़ा देर के बाद ही SHO सिंघौल अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँच गए और ये जो 6 डब्बे में कुल 90 लीटर शराब थी और कुछ बनाया जाने वाला कच्चा माल था, उसको पूरा सीज किया और उसको वहां से ले गई फिर पुलिस। अब ये तो साफ है कि एसपी साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि ये काम पुलिस वालों ने करवाया और पुलिस वाले हैरान हैं क्योंकि वो कहते हैं ये तो पहली बार तो नहीं हुआ। बिहार में पुलिस वाले बच्चों से ऐसा काम करवाते रहते हैं, तो इतनी बड़ी क्या बात है। अगर वीडियो न बना होता तो शायद वो मुकर जाते। मैंने इस घटना की जानकारी हासिल की, पता चला ये मामला 14 नवंबर का है, बाल दिवस का। जब देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा था तो बिहार की पुलिस बच्चों से शराब के कंटेनर उठवा रही थी और अगर ये कैमरे में कैद नहीं हुआ होता तो पुलिस वाले कभी मानते ही नहीं कि ऐसा हुआ। अब बड़े अफसरों को अपने साथियों को डिफेंड करने के बजाय एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम आगे से कोई पुलिस वाला ऐसा काम न करे।